डिजिटल इज़ द न्यू ट्रेंड। आप और मैं अपने रोज़मर्रा के छोटे बड़े कामों के लिए अनेकों सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। और अगर इंडिया की ही बात करें तो लाखों ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि ऐप्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन करते हैं। ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पर जीएसटी के क्या इम्प्लीकेशंस हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये हमारी मास्टर क्लास नंबर 3 है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल होगी? सबसे पहले ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो कि कुछ इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं। कैसी सर्विसेज? जैसे कि ऐप्स हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, अगर आप ई बुक सेल करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं, ब्लॉगर हैं आप, या कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, या इस तरह के कोई भी आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आपके क्लाइंट्स हैं इस तरह के जो कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं या डिजिटल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लस ऐसे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जिनके क्लाइंट्स इस तरह का काम करते हैं। क्विकली देख लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, क्या क्या मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझेंगे कि एक्चुअल में नॉर्मल ट्रांजैक्शंस और इस तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस आता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ OIDAR सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। कौन कौन कवर्ड होता है इस तरह की सर्विसेज में, डिजिटल सर्विसेज में, क्या जीएसटी लाइबिलिटी है, कितना रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे आपको, कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज़, और एंड में बताऊंगा आपको एक क्विक समरी। आपके लिए एक छोटा सा टेबल है जिसमें सब कुछ आप कवर कर सकते हैं, आपके लिए एक रेडी रेकनर के रूप में साबित होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने एक ऐप बनाई, उसको प्ले स्टोर पर लिस्ट कर दिया। वो पेड ऐप है, अगर पेड नहीं भी है तो फ्री ऐप है, लेकिन उसमें कुछ इन ऐप परचेजेज हैं। मेरे ऐप पे बहुत सारे डाउनलोड्स आते हैं, बड़ा सक्सेसफुल ऐप है मेरा, बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है मुझे गूगल से। माई लाइफ इज सॉर्टेड, बहुत सिंपल है, राइट? सिमिलरली मैंने एक बुक लिखी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वो बुक बहुत सक्सेसफुल हुई, वो पेड ई बुक है, लोग मेरी वेबसाइट से पेमेंट करके वो बुक को डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत से डाउनलोड्स मुझे मिलते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू मैं उससे कमा लेता हूँ। अगेन माई लाइफ इज सॉर्टेड, लाइफ इज सिंपल। तो इंडिया के मैक्सिमम डिजिटल क्रिएटर्स की लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आगे का प्रोसेस या आगे का स्टेप उनको पता नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके आगे शुरू होते हैं जीएसटी के कुछ इम्प्लीकेशंस जो कि ज़्यादातर डिजिटल क्रिएटर्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमारे डिजिटल क्रिएटर्स बहुत ही यंग और डायनेमिक लोग होते हैं जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, और अक्सर वो अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो जीएसटी का एस्पेक्ट या टैक्सेशन का एस्पेक्ट कभी देखते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं बाकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ये ट्रांजैक्शन भी कुछ वैसे वैसे ही तो लग रहे हैं। मैं नॉर्मली बुक सेल करता हूँ, हार्ड कवर बुक सेल करता हूँ, पेपर बुक सेल करता हूँ, और यहाँ पर तो मैं ई बुक सेल कर रहा हूँ। तो ये बुक सेल करने जैसा ही तो हुआ। तो अगर बुक बेचने जैसा ही है तो इसमें अलग क्या है नॉर्मल बुक बेचने से? अलग ये है कि नॉर्मल बुक एक टैंजिबल प्रोडक्ट होती है, या कोई भी आप टैंजिबल प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक प्लेस ऑफ डिलीवरी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ई बुक्स हो गई, ऐप्स हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये कहीं से भी बैठ के आप बेच सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप बना सकते हैं, और कहीं भी बैठ के कोई व्यक्ति इसको खरीद सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर इनटेंजिबल यानी कि आप इसको छू और देख नहीं सकते हैं। इस वजह से टैक्सेशन का एस्पेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इन डिजिटल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन है, किसको जीएसटी देना पड़ेगा और किस तरह से देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी का एस्पेक्ट समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है OIDAR सर्विसेज का। तो ये जो OIDAR सर्विसेज हैं, इसका मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। OIDAR सर्विसेज का मतलब क्या है? ये वो सर्विसेज हैं, दीज आर दोज कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, और ये रिसीव की जाती हैं किसी रिसिपिएंट द्वारा, वो भी ऑनलाइन तरीके से, विदाउट हैविंग एनी फिजिकल इंटरफेस। इसके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट या कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता।
विद सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो जो ये सर्विस दे रहा है और जो इसको खरीद रहा है, उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल इंटरेक्शन या इंटरफेस नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था ई बुक्स। अब क्योंकि जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का एक्ट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और इसको समझ लीजिए, मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पूरी प्रॉपरली डिफाइन करता है ओआईडीआर सर्विसेज को। डेफिनेशन है सर्विसेज हुज डिलीवरीज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाईलाइटेड टेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी सर्विसेज जिसमें यूज हो रही हो और ओवर द इंटरनेट हो रहा हो, फिजिकल लेन देन ना हो, ओवर द इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू हो रहा हो, एंड द नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई एसेंशियली ऑटोमेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि सप्लाई जो है ऑटोमेटेड, एसेंशियली ऑटोमेटेड मतलब बहुत हद तक ऑटोमेटेड होनी चाहिए, एंड इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, यानी कि कोई इंसान उसके पीछे फुल टाइम इन्वॉल्व हो या ना हो, प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहे, एंड विच इज़ इम्पॉसिबल टू इंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो उस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली 3 पॉइंट चेक है जो हम डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि ये सप्लाइड थ्रू इंटरनेट होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, और बिना इंटरनेट के प्रोवाइड करना इसको इम्पॉसिबल हो। अगर ये 3 कैटेगरी, ये 3 चेक पॉइंट्स को कोई भी सर्विस सेटिस्फाई करती है तो वो ओआईडीआर सर्विसेज हो गई। सर ऐप डेवलपर्स के लिए जीएसटी समझने आए थे, आपने ये ओआईडीआर में कहाँ फंसा दिया? ओआईडीआर समझ लीजिए, इसको ध्यान में रख लीजिए। अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ओआईडीआर आपको पता क्यों होना चाहिए। तो सर ये ओआईडीआर सर्विसेज में कवर्ड क्या क्या होता है, ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है। इस तरह की और भी कुछ सर्विसेज इसमें कवर हो सकती हैं, ये कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। अब आप इसको ध्यान से इसलिए समझेंगे बिकॉज अभी जब मैं जीएसटी लायबिलिटी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ओआईडीआर में कवर्ड हैं या नहीं हैं। तो पहली सर्विस है प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज। तो जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो ओआईडीआर सर्विसेज में कवर होती हैं। अगर आप ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, मूवी, म्यूजिक या इस तरह का कोई भी इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंटरनेट। तीसरा है प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई डेटा या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विच इज़ रिट्रीवेबल और अदरवाइज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मास्टर क्लास बना रहा हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे हासिल करेंगे? थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट। आप यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद है ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, जैसे कि मूवीज़ हो गया, टीवी शोज, म्यूजिक हो गया। तो कोई भी डिजिटल कंटेंट अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं। डिजिटल डेटा स्टोरेज, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप या उन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना। सप्लाई ऑफ डिस्टेंस टीचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज का मैंने एग्जांपल लिया। वेबसाइट सप्लाई, वेब होस्टिंग, तो वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, इनका मेंटेनेंस करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, तो ये सब चीज़ें कवर होती हैं ओआईडीआर में। सर जल्दी से बता दीजिए कि ओआईडीआर में आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं एक बारी। तो बेसिकली जो जीएसटी लाइबिलिटी है उसको मैं आपके सामने 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 4 तरह के केस हो सकते हैं। आपको जीएसटी कब, कैसे और किसको देना है या कितना देना है, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि जो डेवलपर है, जो ऐप डेवलपर है, जिसने ऐप बनाया या जिसने कंटेंट क्रिएट किया या जिसने ऐप सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर स्थित है, और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो उसको डाउनलोड कर रहा है, जो उसको परचेज कर रहा है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। इन दोनों चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड होगा कि क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, या लगेगा तो कितना लगेगा। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में अगर जो ऐप डेवलपर है, यानी कि आप, मैं जनरली ऐप डेवलपर्स की या कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर कंटेंट क्रिएटर इंडिया में बेस्ड है और जो उसके कस्टमर्स हैं, यानी कि जो उसकी ऐप खरीद रहे हैं, वो भी इंडिया में बेस्ड हैं, तो क्या इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा? यस, इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस यही हो सकता है कि आप तो इंडिया में हैं, लेकिन जो लोग आपकी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो इंडिया के बाहर हों, तो इस केस में ये एक्सपोर्ट की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे 4 तरह के पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस कर रहा हूँ।
तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि जो ऐप डेवलपर है या कंटेंट क्रिएटर है वो इंडिया के बाहर का हो और जो उसके कंज्यूमर्स हों वो इंडिया में हों। जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फॉरेन कंट्रीज में लोगों ने बनाए हैं और हम इंडिया में उसको देखते हैं। और चौथा सिनेरियो हो सकता है कि जो डेवलपर है वो भी इंडिया के बाहर है और जो कंज्यूमर है जो पे करके उसकी ऐप या उसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो भी इंडिया के बाहर है। तो इस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी के परव्यू से टोटली बाहर है। कौन जीएसटी पे करेगा, नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सिनेरियो में किस तरह से जीएसटी लायबिलिटी आएगी और आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट केस पर आते हैं जहां पर हमारा डेवलपर भी इंडिया में है और हमारा कस्टमर भी इंडिया में है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो जो आपको देखने को मिल सकता है। और भी सिनेरियोज हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो क्या इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल है? यस, ये एक नॉर्मल जीएसटी का ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेलर जो है वो भी इंडिया में ही है और जो रिसिपिएंट है वो भी इंडिया में ही है। क्या है ट्रीटमेंट? तो बिल्कुल नॉर्मल और सेम ट्रीटमेंट है। डेवलपर शुड बी रजिस्टर्ड, तो जो भी ऐप डेवलपर है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 18% की रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। और डेवलपर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो जीएसटी 18% के रेट से है उसको चार्ज करेगा अपने कस्टमर से और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट भी कराएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर मुझे जीएसटी पे करना है, इस केस में अगर डेवलपर को जीएसटी पे करना है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो दो तरह के सिनेरियोज हैं यहाँ पर। अगर OIDAR सर्विसेज हैं तो इस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है 20 लाख रुपए की, वो एप्लीकेबल नहीं होती है। आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली लेना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रुपीज़ ऑफ सेल। और अगर आप नॉन OIDAR कैटेगरी में हैं तो आपको 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 20 लाख से ऊपर जब आपका टर्नओवर जाएगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच और है, ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा, इसलिए पहले ही एग्जाम्पल में इसको बता दे रहा हूँ कि इंटर स्टेट सप्लाईज पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आप किसी एक स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप रजिस्टर्ड हैं और अगर आप सर्विस दे रहे हैं मुंबई के किसी पर्सन को यानी कि महाराष्ट्र में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। फिर भी आपके लिए 20 लाख की लिमिट का एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि जीएसटी कोर्स है, मैं अपना एक जीएसटी कोर्स बना दूं, पेड कोर्स होगा 2,000 रुपये 5,000 रुपये का। कोई मैंने ई बुक बना दी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया मैंने। तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जो मैंने इंडिया में बैठ के बनाई और वो इंडिया में ही उसके कस्टमर्स मुझे मिलेंगे। फिर आ जाते हैं अपने सेकेंड केस पे, जहाँ पर डेवलपर तो इंडिया में बैठा है लेकिन जो कस्टमर है वो इंडिया के बाहर है। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यहाँ पर फिर दोनों ही केसेस में यानी कि OIDAR और नॉन OIDAR सर्विसेज के केस में ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं दोज आर बेसिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक्सपोर्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता है एक्सपोर्ट्स के केस में, लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है बिकॉज आपको और भी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि आप एक्सपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स करने के जीएसटी में दो मेथड्स हैं, दो ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप विद पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट करें। तो ये प्रोसेस ये होता है कि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे ऊपर आप IGST अपनी पॉकेट से डिपॉजिट करें और फिर उसके बाद उस IGST अमाउंट का गवर्नमेंट से आप रिफंड क्लेम कर लें। दूसरा ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट अंडर LUT यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आप गवर्नमेंट के पास फाइल करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करते समय ये जो IGST का पेमेंट है ये नहीं करना पड़ेगा। और रिफंड की जब बात आती है यहाँ पर, तो जो आपकी इनपुट सर्विसेज के ऊपर क्रेडिट होता है उस एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है और सेकंड केस है, दोनों ही केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो इस केस में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बनाई टू बी रिच, या आपने ई बुक ऑन डिजिटल मार्केटिंग बनाई, तो डिजिटल मार्केटिंग की बुक भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक सकती है आपकी। और पबजी गेम बना दिया आपने, पबजी जैसा अगर आपने कोई गेम बनाया है तो गेम्स के साथ भी जनरली ऐसा ही होता है कि वो मल्टीपल कंट्रीज में कोई सिंगल गेम खेली जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट में कवर हो जाती हैं और एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस उसके ऊपर लगेगा। तो बेसिकली GST से एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन कुछ एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
हाँ, एक्सपोर्ट में फॉल करने के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि एक्सपोर्ट के क्राइटेरिया फुलफिल ज़रूर होने चाहिए। सिर्फ आपका कस्टमर बाहर है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्ट के क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है सर्विसेज के केस में कि आपको जो रेवेन्यू आता है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होना चाहिए, यानी कि फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद थर्ड केस में आ जाते हैं कि अगर जो ऐप डेवलपर है वो इंडिया के बाहर है और जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में है, तो यहाँ पर क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर आपको फ़र्क समझ में आएगा कि OIDR सर्विसेज मैंने आपको क्यों बताई थी, क्योंकि यहाँ पर OIDR सर्विसेज और नॉन OIDR सर्विसेज का जीएसटी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाएगा। तो OIDR सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया के बाहर हैं आप और आपके जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में हैं, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका जो कस्टमर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो कस्टमर की लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगा, आपको कोई हेडेक नहीं लेनी। लेकिन अगर आपका कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो डेवलपर है जो कि इंडिया के बाहर बैठा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसको रेगुलर रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, और उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म गवर्नमेंट ने दिया है GSTR 5A, और जीएसटी का रेट वही 18% की रेट से जीएसटी उसको देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं नॉन OIDR सर्विसेज के केस में। तो थर्ड केस में ही नॉन OIDR सर्विसेज के केस में क्या होगा कि फिर दो कंडीशंस वही रहेंगी। अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है इंडिया में तो कस्टमर को ही जीएसटी पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी पेबल नहीं होगा। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको OIDAR की जानकारी इसलिए होनी चाहिए ताकि आप ये जज कर सकें कि अगर नॉन OIDR कैटेगरी की सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी हैं इंडिया के बाहर से इंडिया में, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है। सर इसके कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए कि इंडिया के बाहर से लोग इंडिया में सर्विस दे रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल पता है अगर आप ध्यान से सोचें तो। अगर आपने वेबसाइट सुनी हो shutterstock.com, जहाँ पर स्टॉक इमेजेस या स्टॉक वीडियोस आप परचेज कर सकते हैं, और जो केस 4 था, जो फोर्थ कैटेगरी थी, उसमें कहीं भी कोई जीएसटी नहीं लगना, इसलिए आगे उस पर कोई एक्सप्लेनेशन मैं टेकअप नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में बैठे एक डेवलपर ने एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऐप बनाई और उसने प्ले स्टोर पर उसको लिस्ट कर दिया। इंडिया में है ऐप डेवलपर, इसने प्ले स्टोर में अपनी ऐप को लिस्ट किया। प्ले स्टोर से तमाम कस्टमर्स ने वो ऐप डाउनलोड करी, वो ऐप पेड थी और वो रिवेन्यू इन कस्टमर्स ने गूगल प्ले स्टोर को दिया। लेकिन बीच में ये गूगल प्ले स्टोर आ गया जो कि इंडिया में नहीं है, ये इंडिया के बाहर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मोटे मोटे दो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन है ऐप डेवलपर और प्ले स्टोर के बीच में, और दूसरा ट्रांजैक्शन है प्ले स्टोर और कस्टमर्स के बीच में। तो जब हम पहले ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ऐप डेवलपर ने प्ले स्टोर पर ऐप लिस्ट की और गूगल ने उसके बदले उसको पैसे दिए। तो ऐप डेवलपर जो इंडिया में बैठा है उसके लिए जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आया? गूगल से आया। गूगल कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है? नहीं, ये तो इंडिया की कंपनी नहीं है। इनफैक्ट गूगल इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन हैंडल करता है वो गूगल सिंगापुर हैंडल करता है, यानी कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। तो सिंगापुर की कंपनी एक इंडिया के ऐप डेवलपर को पैसे दे रही है फॉर लिस्टिंग एन ऐप। तो ये हो गया एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, जो कि हो गया हमारे अभी केस डिस्कस किए थे उसमें से केस नंबर 2। अगर यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बारी वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करिए और केस नंबर 2 पे जाइए। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि गूगल इंडिया में ही रजिस्टर्ड है और वो INR में पेमेंट करता है ऐप डेवलपर्स को, तो ये बन जाएगा केस नंबर 1। इन दोनों के बीच में ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें केस 1 और केस 2 दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आ जाते हैं अब ये सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। इसको समझ लीजिए कि जब बाहर बैठा हुआ गूगल, सिंगापुर में बैठा हुआ गूगल इंडियन कस्टमर्स को ऐप्स बेचता है, तो यहाँ पर टैक्सेशन किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर अब आप ध्यान करिए, जो हमने केस नंबर 3 डिस्कस किया था, केस नंबर 3 में मैंने यही डिस्कस किया था कि अगर ऐप डेवलपर या जो ऐप बेच रहा है वो बाहर बैठा है इंडिया के, और कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो इंडिया में है, तो यहाँ पर अब आपको बाइफरकेट करना है कि OIDR सर्विस है या नहीं है। अगर OIDR सर्विस है तो गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए और उस पर GST पे करे,
और अगर वो OIDR सर्विस नहीं है तो उस केस में कोई GST नहीं लगेगा। और ये दोनों ही बातें तब हैं जब जो हमारे कंज्यूमर हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हमारे कंज्यूमर रजिस्टर्ड हैं तो कंज्यूमर्स को ही GST पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। तो ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है वो OIDR सर्विसेज के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेल, 1 रुपये की सेल से भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्लस अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल हो रहा है, तो उस केस में भी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होती है। तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से आएगी। तो जो हमारा केस 1 था उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपको GST देना है, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। दूसरे केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट जो है इंटर स्टेट सेल मानी जाती है। तो इंटर स्टेट सेल के केस में रजिस्ट्रेशन आपको लेना कंपलसरी है। और तीसरे केस में यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर OIDR सर्विसेज हैं तो रजिस्ट्रेशन तो हमें करवाना ही करवाना है, और अगर इंडिया का कस्टमर हमारा रजिस्टर्ड है तो उसको GST देना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है GST उसको देना पड़ेगा, और उसके लिए वही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। बस यहाँ पर रिटर्न्स उसके लिए चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर GSTR 5A फाइल करना पड़ता है। अब इसके बाद बचते हैं हमारी कुछ केस स्टडीज़, जिससे हम ये समझेंगे कि कौन सी सर्विस OIDR में फॉल करेगी और कौन सी OIDR में फॉल नहीं करेगी। तो पहला एग्जांपल है कि PDF डॉक्यूमेंट मैनुअली ईमेल्ड बाय द प्रोवाइडर। तो एक PDF डॉक्यूमेंट मैनुअली अगर मेल किया गया तो हमारे 3 चेक पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बताया था। इन 3 चेक पॉइंट्स को चेक करते हैं। इंटरनेट के थ्रू सप्लाई है, यस है। ऑटोमेटेड है, नहीं, मैनुअली किया। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना ये नहीं भेजी जा सकती थी, भेजी जा सकती थी, तो यहाँ पर ये OIDR सर्विस में फॉल नहीं करेगी क्योंकि तीनों जगह पर यस नहीं आया। अगर ये ऑटोमेटिकली मेल किया हो प्रोवाइडर के सिस्टम ने, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑटो जनरेटेड मेल्स होते हैं जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। तो अगर ऑटोमेटिक है तो ये इंटरनेट के थ्रू है, ऑटोमेटेड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही भेजी गई है, तो ये OIDR सर्विस में फॉल करेगा। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर कोई PDF डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है किसी वेबसाइट से, जैसे कोई ई-बुक या कोई न्यूज़लेटर हमने डाउनलोड किया है, तो ये भी ऑटोमेटिक है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और इंटरनेट के थ्रू किया गया है, तो इसलिए OIDR सर्विस है ये। स्टॉक फोटोग्राफ्स, मैंने अभी आपको बताया, शटर स्टॉक का एग्जांपल दिया। तो अगर कोई स्टॉक फोटोग्राफ हम डाउनलोड कर रहे हैं तो यस, दिस इज़ ऑल्सो थ्रू इंटरनेट, ऑटोमेटिक है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये OIDR सर्विस है। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं अगर, तो कोई प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स है जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं और PDFs हैं, तो वो भी OIDR की कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्स है जिसमें कि लाइव ट्यूटर पढ़ा रहा है, तो लाइव ट्यूटर अगर पढ़ा रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं हुआ, नंबर 1, और ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, तो इसलिए ये OIDR की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। और उसके बाद है कुछ इंडिविजुअली कमीशनड कंटेंट। कमीशनड कंटेंट मतलब आपकी कोई फ़ोटो जो कि सिर्फ आपके लिए है, एक जनरल फ़ोटो नहीं है, आपके लिए कोई रिपोर्ट बना के भेजी किसी ने, किसी का कोई मेडिकल रिजल्ट है, तो वो केस टू केस स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक नहीं है और ह्यूमन इंटरवेंशन भी इसमें है, तो इस केस में भी ये OIDR सर्विस में फॉल नहीं करेगा। बिकॉज उसी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। और ये है एक समरी चार्ट। मैं इस समरी चार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप चाहें तो इस चार्ट की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं इंडिया में, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके GST के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों या आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।